जी तो दोस्तों, आपसे चूँकि शुरू में एक वादा हुआ था कि हम सिर्फ कमांड्स ही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन कमांड्स की मदद से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, सो दैट आपको सिर्फ कमांड पे ही ग्रिप ना हो, बल्कि उन कमांड्स को कहाँ इस्तेमाल करना है और उनको इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म का काम कैसे परफॉर्म करना है, इसका भी आपको पता चले। तो इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा प्रोजेक्ट देख रहे हैं। हम इस प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश करेंगे, और ये याद रखिएगा कि ये आपकी 100% रिस्पॉन्सिव साइट है। इसको मैं आपको रिड्यूस करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस वक्त ये फुल स्क्रीन है और ये देखें स्क्रॉल बार नहीं बन रही। थोड़ा सा लेआउट को डिफाइन कर दूँ कि इसमें बैकग्राउंड पे तो मैंने एक इमेज लगा दी है। यहाँ पे एक हेडर बनाया गया। हेडर कैसे बना? अगर आपको हेडर के बारे में नहीं पता या आप हेडर नहीं बनाना जानते, तो ये सिंपल एडोब फोटोशॉप में हेडर बनाया गया है। मैंने आपकी सहूलत के लिए एडोब फोटोशॉप 7 इसलिए किया कि सीसी जो है वो थोड़े एडवांस वर्जन हैं। शायद किसी को सीसी इस्तेमाल करने में या सीसी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आए, या माइट भी पॉसिबल है कि आपके पास मशीन सिस्टम पीसी इतना स्ट्रॉन्ग ना हो कि आपका वो सीसी का वर्जन सपोर्ट कर सके। तो फोटोशॉप 7 चूँकि एक बेसिक प्राइमरी वर्जन है जो कि बहुत देर से चल रहा, इजीली अवेलेबल है। वैसे मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, और वो बहुत सिंपल सा सादा सा सॉफ्टवेयर है। तो अगर आपको फोटोशॉप इस्तेमाल करना आता है तो आप ये जो हेडर आप देख रहे हैं या बहुत इजी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ़ोटोशॉप इस्तेमाल करना नहीं आता तो इस वीडियो के बिल्कुल टॉप पे देखें, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर आपको, बल्कि आपके टॉप और राइट कॉर्नर पर एक आई सिंबल बना नज़र आ रहा है। वहाँ पे इस वीडियो का जो एडोब फोटोशॉप की वीडियोज़ हैं उनका लिंक नज़र आ रहा है, आप उस पर क्लिक करें। या मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोज़ का लिंक, उस बल्कि एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है यूट्यूब में। बहुत सिंपल सी 3 वीडियोज़ हैं, तकरीबन 2 घंटे के वो लेक्चर्स हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर वो 2 घंटे के लेक्चर्स आप देख लें तो ना सिर्फ ये कि आप अपनी वेब में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आप अगर बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें, किसी पिक्चर की क्वालिटी इन्हेंस करना चाहें, या इस तरह फाइवर पे अक्सर आपको फ्रीलांसिंग के काम मिलते हैं, पिक्चर की बैकग्राउंड रिमूव करना, पिक्चर की क्वालिटी इन्हेंस करना, बैनर्स बनाना, पम्फलेट्स बनाना, तो वो आप इजीली बना सकते हैं। तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। तो वो पूरी प्लेलिस्ट है, सिर्फ 3 वीडियोज़ हैं। वो 3 वीडियोज़ 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगी। आप उन वीडियोज़ को देख लेंगे तो ये बहुत खूबसूरत सा हेडर आप बनाने के काबिल हो जाएंगे। उसके बाद ये मेन्यू बनी हुई है। ये मेन्यू भी अभी मैं आपके सामने ही बनाऊंगा कि कैसे कोडिंग करेंगे इस मेन्यू के लिए। तो ये हेडर हो गया, ये मेन्यू के लिए। उसके बाद मैंने मेन बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक लेफ्ट साइड बार है और एक मेन बॉडी है। इसमें सिंपल सी मार्की चला दी है और इसमें मैंने छोटे छोटे थंबनेल्स दे दिए हैं, और लास्ट में एक फुटर है। और चूंकि मैंने आपको बताया कि ये साइट जो है ये रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट पे है। रिस्पॉन्सिव से मुराद ये है, ये देखिएगा, अगर तो ये फुल स्क्रीन है तो ये देखें, ये डिव्स भी आपको, इसमें भी मैंने यही मैकेनिज़्म इस्तेमाल किया कि बाकी सब की जो डिव्स लगाई हैं वो मैंने परसेंटेज में लगाई हैं, लेकिन ये जो थंबनेल्स लगाए हैं और ये जो इमेज लगाया आपको नज़र आ रहा है, ये परसेंटेज में नहीं है बल्कि ये पिक्सल्स में है, ताकि जब मैं इसको रिड्यूस करूँ तो ये कंप्रेस ना हो, बल्कि ये एज इट इज़ जो है वो इमेज आपके नज़र आते रहे। आप देखें 4 डिव्स थी, जैसी स्क्रीन साइज़ छोटा हुआ 3 रह गई। थोड़ा सा मज़ीद रिड्यूस करेंगे ये 2 रह जाएंगी, मज़ीद थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे तो ये सिंगल डिव रह जाएगी। हाँ, यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही होंगी, उनका सलूशन जो वो आगे चल के देखते हैं। तो ये आपकी जो है एक रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट है। तो हमने देखना ये है कि ये रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट जो है ये हम कैसे बनाएंगे। ये सारी वेबसाइट जो है ये मैं आपके सामने ही तैयार करूँगा। आप आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि कमांड्स को प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो चीज़, सिर्फ मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा, जो भी कोई उस्ताद, जो भी कोई टीचर, जो भी कोई मेंटोर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन सिखा रहा है, आप किसी के सामने बैठ के सीख रहे हैं या आप ऑनलाइन सीख रहे हैं, जो वो काम आपके सामने परफॉर्म करता है, आप उसको देख के कम अज़ कम एक दफ़ा ज़रूर ख़ुद से परफॉर्म करें। उसका एडवांटेज ये होगा कि जो चीज़ आपके हाथ से गुजर जाएगी वो फॉर एवर आपको याद हो जाएगी और फिर वो कभी नहीं भूलेगी। और उसकी क्रिएशन के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप उस अपने टीचर से पूछ भी सकते हैं कि जी ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सलूशन क्या है। तो काइंडली इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि ये पूरे का पूरा टेम्पलेट जो है ये आपको कहीं पे अपलोड करके इसका लिंक भी दे दूँ, ताकि ये कोडिंग एज इट इज़ आपके पास पहुँच जाए, ताकि अगर किसी किस्म की कोई दुश्वारी आपको बनाते हुए आए तो आप इस कोडिंग को भी देख सकें। हम बाकायदा इस वेबसाइट को उन रूल एंड रेगुलेशन के तहत बनाएंगे जो तकरीबन तमाम के तमाम डेवलपर्स जो हैं वो फॉलो करते हैं।
अज्यूम दैट मैं आपके सामने एक फ़ोल्डर इसके लिए डिज़ाइन करूँगा। फ़ोल्डर इसलिए कि ताकि इसके अंदर सारे का सारा डाटा जो है वो एक सीक्वेंस से रहे। चलें, ये प्रोजेक्ट जो है ये फ़र्ज़ करें निशात वालों में का है, तो मैंने इस फ़ोल्डर का नाम भी निशात ही रखा। इस फ़ोल्डर को ओपन करेंगे। आपको मैंने बताया था कि सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने इसमें एक CSS का फ़ोल्डर बनाना, ताकि आपकी जो CSS होगी वो इस फ़ोल्डर के अंदर रहेगी। दूसरी बात यह है कि आप इस प्रोजेक्ट में कुछ इमेजेस ऐड करेंगे, इसलिए आपने इस फ़ोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर जो है वो इमेजेस नाम का बना लेना है। अभी फ़िलहाल हम जावास्क्रिप्ट की तरफ नहीं गए, लेकिन अज्यूम दैट कि अगर आप जावास्क्रिप्ट बनाएंगे तो आप एक फ़ोल्डर जो है वो जावास्क्रिप्ट का भी बनाएंगे। अब करेंगे आप ये कि ड्रीमवीवर आपके सामने चल रहा है, आप एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे HTML का और इसको क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहला काम ये करेंगे, इस प्रोजेक्ट को सेव करें। सेव कहाँ पे करेंगे? आपने डेस्कटॉप पे अभी एक निशात का प्रोजेक्ट बनाया, और आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि जो भी आपने मेन फाइल बनानी होती है उसका नाम आपने index.html रखना है। किसी ज़माने में इसका नाम home.html भी था, लेकिन अब आपने इसको index.html, सॉरी, एक दफ़ा फिर सेव पे क्लिक करें और इसको index.html के नाम से सेव कर लें, तो ये आपकी ये फाइल सेव होगी। दूसरा काम ये करेंगे कि ड्रीमवीवर में ही हम एक फ़ाइल और न्यू एक CSS की फ़ाइल लेते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेव कर लेते हैं। सेव कहाँ करेंगे? इसको हम लोग रूट पे, ये फ़ाइल इंडेक्स बन गई, इसको CSS के फ़ोल्डर में, और आप जानते हैं कि इस फाइल का नाम यूजुअली स्टाइल होता है। दूसरा काम ये करेंगे कि इस स्टाइल फाइल को इसके साथ लिंक कर लेंगे। लिंक करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने हेड के अंदर एक लिंक का टैग लेना है, और लिंक के टैग के अंदर आपने ये जो H रेफरेंस है, H रेफरेंस में आपने इस फाइल को अटैच कर देना। अब देखें, चूँकि ये एक फ़ोल्डर में है, यानी ये ओपन नहीं पड़ी। अगर आप इसको देखें तो ये स्टाइल फाइल जो है ये आपकी यहाँ पड़ी हुई है, तो आप एब्सोल्यूट पाथ का इस्तेमाल करेंगे, यानी पूरा पाथ देंगे कि वो फाइल जो है वो कहाँ पड़ी है। तो CSS के फ़ोल्डर में style.css के नाम से आपने इस फाइल को सेव कर लिया, और ये एक, चलें इसका टाइटल भी दे देते हैं कि ये आपकी निशात फैब्रिक्स के नाम से प्रोडक्ट है जिसको आप बनाने जा रहे हैं। अब सबसे पहला काम ये करेंगे कि जैसा कि मैंने आपको वहाँ दिखाया कि मैंने अपनी वेबसाइट में एक बैकग्राउंड लगानी है, तो बैकग्राउंड लगाने के लिए हमने इस प्रोजेक्ट को ओपन करके देख लें, यहाँ से ओपन कर लें, या आप वहाँ फ़ोल्डर में जाके डबल क्लिक कर लें। अब देखिए ये निशात फैब्रिक्स के नाम से एक फ़ोल्डर जो है, एक प्रोजेक्ट जो है ये आपके सामने ओपन हो गया। अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड लगाना चाहेंगे। बैकग्राउंड लगाने के लिए मैंने एक काम किया कि कोई सा एक इमेज जो है ये बैकग्राउंड पे लगा दिया। ये इमेज वैसे साइज़ में छोटा है, लेकिन ये मैंने जानबूझ के लगाया। अब इसका तरीकाकार ये है कि आपने स्टाइल में जाना, यहाँ से आपको अलहदा से खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडेक्स के टैब में ये फाइल सोर्स इसका साथ अटैच हो जाएगा। अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हमने बॉडी का टैग देना है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये सारी की सारी बॉडी है, तो बॉडी के अंदर हम काम करना चाहेंगे। क्या करेंगे हम लोग? बॉडी के अंदर हम सबसे पहला काम ये करेंगे, एक बैकग्राउंड लगाएंगे और बैकग्राउंड में URL पे जाएंगे। अब ये CSS का फ़ोल्डर है, इसको अप कर दें, और इमेजेस का फ़ोल्डर, और इसमें ये फ़ाइल सेलेक्ट कर लें। अब ये ज़रा यहाँ पाथ पे गौर कीजिएगा, ये डबल डॉट कह रहा है कि चूँकि ये CSS का फ़ोल्डर, ये जो कोडिंग आप CSS की कर रहे हैं ये CSS के फ़ोल्डर में कर रहे हैं, तो डबल डॉट से मुराद ये है कि पहले इस फोल्डर को क्लोज़ करो। क्लोज़ करने के बाद, यानी ये आप यहाँ पे यूँ समझ लें कि CSS के फ़ोल्डर में बैठें, अप जाओ, यानी ये CSS का फ़ोल्डर बंद कर दो। बंद करने के बाद इमेजेस का फ़ोल्डर खोलो और उसमें से जाके इमेज की फ़ाइल जो है इसको सेलेक्ट कर लो। अब ये इमेज मैंने जानबूझ के छोटे साइज़ का लिया है, तो इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए ये इमेज मुझसे पूछे बगैर रिपीट हो रहा। तो एक काम करेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे नो रिपीट। तो नो रिपीट का एडवांटेज ये होगा कि ये इमेज आपका रिपीट नहीं होगा। अज्यूम दैट कि मैं इसको सिर्फ हॉरिजेंटली रिपीट करना चाहता हूँ, तो हॉरिजेंटली रिपीट करने के लिए मैं इसके साथ लिखूँगा रिपीट x। तो रिपीट x से मुराद ये है कि ये आपका हॉरिजेंटली रिपीट हो जाएगा, और अगर मैं इसके साथ रिपीट y लिख दूँगा तो ये वर्टिकली रिपीट हो जाएगा। और अगर मैं इसके साथ सिर्फ रिपीट लिख देता हूँ तो ये याद रखिएगा कि ये अब इमेज दोनों साइडों को, ये देखें ये इमेज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और फिर ये रिपीट हो रहा है, और इसी तरीके से ये इधर को भी रिपीट हो रहा है। तो रिपीट लिखें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रिपीट होता है। तो ये इमेज जो है ये आपने बैकग्राउंड पे लगा दिया, लेकिन हम ये इमेज नहीं लगाते, हम कोई और बेटर इमेज लगाते हैं, और ये भी देखते हैं कि अगर बड़ा इमेज लगाएंगे तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। तो मैं एक इमेज और लेके आता हूँ जी।
तो ये इमेज मैंने चूज़ किया अपनी बैकग्राउंड पे लगाने के लिए। लेकिन चलते चलते जो छोटे छोटे मसाइल आएंगे उनको भी देखते जाएं। अब ये इमेज जो आपने चूज़ किया है, ये देखिएगा कि ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है। 1920 पिक्सल 1920 बाय 1080, ये इस पिक्सल की जो है ये विड्थ है, विड्थ और हाइट है। तो ये हमें इतना बड़ा इमेज ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इसको फोटोशॉप में ओपन करते हैं। जस्ट इमेज और इमेज साइज़, ये कमांड मैं आपको बता चुका हूँ। फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने एडोब फोटोशॉप नहीं देखी तो यहाँ ऊपर लिंक आ रहा है। ये तकरीबन 3 वीडियोज़ की एक सीरीज़ है, इसको आप देख लें, ये आपके बहुत काम आएंगे। और इसको मैंने कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शन पे क्लिक किया और ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 1366 पिक्सल बाय 768 पिक्सल जो है, ये मेरे लिए इमेज काफ़ी है। और मैंने इस इमेज को सेव कर लिया। बेशक आप इसकी क्वालिटी को भी थोड़ा पुअर कर लें। अच्छा, एक और चीज़ जो वहाँ रह गई थी, मैं वो भी आपको चलते चलते बता दूँ। उस ट्यूटोरियल सीरीज़ में ये बात डिस्कस नहीं की थी, यहाँ पे हमने स्लाइसिंग करनी थी। चलें, चूँकि लेआउट बना रहे हैं, स्लाइसिंग भी देख लें। आप एक नया इमेज लें, बट इस टाइम आप इसको कस्टम करें। और कस्टम करने के बाद, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी तकरीबन जो विड्थ है वो 1366 पिक्सल होती है, तो 1366 बाय 768 का एक इमेज ले लें। अज्यूम दैट कि आपने एक ग्रेडियंट लिया और लीनियर ग्रेडियंट ले लिया और यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक ग्रेडियंट फिल कर लें। इस ग्रेडियंट में आपने एक स्लाइस काटना, तो आप स्लाइस टूल में आए। स्लाइस टूल में आके आपने यहाँ से शुरू करना है स्लाइस, और एक बहुत ही तकरीबन 1 पिक्सल का, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए, एक स्लाइस आप काट लें। तो ये याद रखिएगा, ये तकरीबन 3 स्लाइस आपके बनेंगे, एक इसके ऊपर, एक इसके अंदर और एक इसके नीचे। और फाइल और सेव एज कर लें, सॉरी सेव फॉर वेब कर लें। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप इसको किस फॉर्म में सेव करना चाहते हैं। हम डेफिनेटली इसे जेपीजी फॉर्म में स्टोर करना चाहेंगे, इसकी क्वालिटी हम हाई रखना चाहेंगे और सेव कर देंगे। किस नाम से देखना है, हम इसको स्लाइस के नाम से सेव करेंगे और डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। तो ये लें जी। अब इसको ज़रा मिनिमाइज़ करके देखें, ये देखें उसने स्लाइस नाम की एक HTML फाइल बनाई, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। आप इमेजेस में आए तो ये देखिएगा, इसने ये मैं जब काटा तो मैं थोड़ा सा वर्टिकली भी छोड़ गया। बहरहाल ये पहला स्लाइस, ये तीसरा और ये चौथा, ये 3 साइजेस हैं। ये हॉरिजॉन्टल है, इसकी हमें, ये वर्टिकल है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। हम इस स्लाइस को यहाँ से कट करेंगे और कट करने के बाद हम इस स्लाइस को भी वहाँ ले जाएंगे जहाँ पे हम, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। और चलें हम इसको बैक 2 के नाम से पेस्ट कर देते हैं। तो नाम चेंज कर दें, वो बैक था वो बैक 2 है। तो आपने जैसे ही बैक 2 लगाया तो ये देखिएगा, अब चूँकि मैंने, बल्कि एक काम और करें, आप सबसे पहले यहाँ पे नो रिपीट लिखें कि इसको रिपीट नहीं करना, इसको आप नो रिपीट कर दें। तो देखें ये यहाँ पे ये स्लाइस लगा हुआ। और याद रखिएगा कि इस स्लाइस का जो साइज़ है वो इतना छोटा है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये ओनली 644 बाइट का है, यानी ये 1 किलोबाइट के बराबर भी नहीं है। तो ये यहाँ पे लगा दिया गया। अब अगला काम इसके साथ करेंगे कि हम इसको नो रिपीट हटा देंगे या रिपीट वाई कर देंगे, क्योंकि हमने इसको वर्टिकली रिपीट करना है। तो इसको आप सेव करें और सेव करने के बाद जब रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिएगा कि एक बैकग्राउंड जो है ये बड़ी बेहतरीन आपकी वेबसाइट के पीछे लग गई। और 644 किलोबाइट बहुत छोटा साइज़ है, ठीक है जी। लेकिन चलें, हम ये ब्रेक्स लगाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो यहाँ पे हम कोडिंग में जाएंगे और कोडिंग में जाने के बाद हम इस फाइल का नाम जो है ब्रेक्स कर देंगे। ये लें। अब ये ब्रिक्स वाला जो बैकग्राउंड है ये आपकी बैकग्राउंड के पीछे अप्लाई हो जाएगा। इसको आप रिफ़्रेश करें तो ये, अब चूँकि हमने इसका ब्रिक्स का साइज़ जो है वो छोटा कर लिया हुआ, ये तकरीबन 1366 बाय 768 पिक्सल है। तो ये 2 इमेजेस जो हैं ये मैं समझाने के लिए रखे थे, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये मेरी वेबसाइट की जो है वो बैकग्राउंड है। इसके साथ 1-2 चीज़ें और भी लगानी है, लेकिन वो मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। अब इसके ऊपर फ़र्ज़ करें मुझे एक कंटेनर लगाना है। कंटेनर लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा अपनी यहाँ पे बॉडी के अंदर और एक डिव लगाऊँगा और इस डिव को एक क्लास दूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा कंटेनर। ठीक है, ये गालिबन मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने डिव लिखनी है, डॉट देना है, कंटेनर देना है। ड्रीम वीवर की ये क्वालिटी है, जैसे ही टैप प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसको कंटेनर की शक्ल दे देगा। आपने एक कंटेनर लगाया, बट इस कंटेनर के लिए आपको कोडिंग करनी है, इसके लिए CSS करनी है, CSS लिखनी है आपको। तो यहाँ पे आएँ और आप उसे कहेंगे कि ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर की विड्थ, अब याद रखिएगा कि हमने ये विड्थ जो है अब पिक्सल्स में नहीं देनी बल्कि परसेंटेज में देनी है। अज्यूम दैट कि मैंने इसकी विड्थ जो है वो 90% दे दी है। दूसरा काम ये करूँगा कि मुझे इसकी हाइट देनी है। तो चलें फ़िलहाल वो मिनिमम हाइट से शुरू करते हैं कि मिनिमम हाइट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 900 पिक्सल है जो इस डिव को हमने दी है।
और एक काम और कर लें कि क्या ये डिव लग रही है या नहीं लग रही। इस काम के लिए आर्जी तौर पर एक बैकग्राउंड दे लें, बैकग्राउंड कलर। लेकिन याद रखिएगा कि अब हम हेक्स वैल्यू नहीं देंगे बल्कि रेड ग्रीन ब्लू, और इसके साथ ए स्टैंड्स फॉर अल्फ़ा। अल्फ़ा से मुराद ये है कि हम ये एक बैकग्राउंड लगाएंगे, इसमें वो हैशटैग वाला हेक्साडेसिमल वाला कोड नहीं देगा, बल्कि ये रेड ग्रीन ब्लू आरजीबी, ये आर की वैल्यू है, ये रेड की, ये ग्रीन की वैल्यू है, ये ब्लू की, और ये अल्फ़ा वैल्यू है। अल्फ़ा वैल्यू से मुराद ये है ये कलर कितना सॉलिड होगा। अब ये हमने कंटेनर लगाया और यहाँ पे हमने इसकी कमांड दे दी और इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें एक कंटेनर आपके पास लग गया। लेकिन मैं चूँकि इसकी अल्फ़ा वैल्यू देना चाहता हूँ तो अल्फ़ा वैल्यू 1 नहीं दूंगा, बल्कि मैं 0.40 देता हूँ, यानी 0.40 देता हूँ। 0.40 से मुराद ये है कि ये जो डिव आपकी लगेगी ये ट्रांसपेरेंट लगेगी, और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये नज़र नहीं आएगी, यानी थोड़ी सी थोड़ी धुंधली होगी। या यूँ कर लेते हैं हम इसको वाइट कलर ही देते हैं, आरजीबी अल्फ़ा में देते हैं, और वाइट कलर में भी आप ये देखें 255 वाइट हो गया, लेकिन हम इसकी अल्फ़ा वैल्यू जो है वो 0.30 देते हैं, या चलें अज्यूम दैट 0.30 कर ली हमने इसको, और इसको ये देखिए अब ये एक वाइट स्क्रीन जो है ना, बिल्कुल हल्की सी वाइट स्क्रीन जो है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। तो जितनी आप अल्फ़ा वैल्यू बढ़ा लेंगे उतनी ही ये ज़रा ज़्यादा इसकी शिद्दत हो जाएगी। ये देखिए मैंने 0.6 किया तो ये स्क्रीन जो है ये इस तरीके से आपको नज़र आ रही है। अब इसमें कुछ मज़ीद बातें वो ये कि अब ये जो डिव लग रही है ये डिव टॉप से भी छोड़ी जा, जो पिक्चर थी वो बिल्कुल बैकग्राउंड थी, वो बैकग्राउंड पे फिक्स होगी, लेकिन ये जो डिव लग रही है ये टॉप से और लेफ़्ट से छोड़ी जा रही है। तो एक काम कर लें, वो ये कि आपने यहाँ पे स्टैरिक से मुराद ये है कि आप नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं किसी को, बल्कि आप ओवरऑल हर कमांड की बात कर रहे हैं। मार्जिन 0 पिक्सल, कि बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ का मार्जिन जो है वो 0 पिक्सल हो जाना चाहिए। तो 0 पिक्सल से मुराद ये है कि जो भी चीज़ स्टार्ट होगी उसका बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो है वो 0 होगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आप किसी चीज़ को शुरू करेंगे तो ये यहाँ से इस तरीके से वो 0 से शुरू होगी। अगला काम ये करेंगे कि ये जो डिव मैं लगा रहा हूँ इसको मुझे स्क्रीन के सेंटर में करना है। तो उसके लिए एक काम और करें, यहाँ पे आप मार्जिन पे आ जाएं, बट इस दफ़ा आप मार्जिन का, सॉरी मैंने यहाँ पे टर्मिनेशन नहीं किया हुआ इसलिए ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो मैंने मार्जिन ऑटो दे देना है। ऑटो से मुराद ये है कि इसके लेफ़्ट पे और राइट पे दोनों साइडों पे एक जैसी जगह छोड़ी जाए। तो ये देखें इस डिव ने लेफ़्ट पे और राइट पे एक जैसी जगह छोड़ी। अगर आप इसको 90% नहीं भी रखते, अज्यूम दैट 85% भी कर लेते हैं, तो भी ये ज़रा साइडें थोड़ी छोड़ देगा और इस तरीके से ये आपकी डिव बन गई। अब एक और प्रॉब्लम जो आपके सामने है कि ये जो आपने बैकग्राउंड लगाई है ये रिपीट हो रही है, क्योंकि आपने इसमें नो रिपीट वाला काम ख़त्म कर दिया, लेकिन मैंने इसकी विड्थ तो इतनी चौड़ी कर ली थी कि ये स्क्रीन पे पूरी आ जाए, लेकिन हाइट, हाँ देखें ये हाइट ख़त्म हो गई। आप एक काम करें, आप ये समझते हैं कि आप जितना मर्ज़ी नीचे चले जाएं, बल्कि यूँ करते हैं कि ये जो इसको मैं ज़रा 1200 पिक्सल कर देता हूँ ताकि ये हाइट थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाए। तो ये देखिएगा कि ये मज़ीद स्क्रॉल होगा और ये देखें वाज़े नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये बैकग्राउंड जो है ये रिपीट हो रही है। तो इसको बैकग्राउंड को रिपीट होने से बचाने के लिए हम एक क्लास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और दे देंगे, और वो प्रॉपर्टी है फिक्स्ड की। फिक्स्ड से मुराद ये है कि आपकी, ये देखें रिफ़्रेश करें, अब आपकी जो ये जो डिव है ये फ़िलहाल अभी चूँकि इसमें कुछ लिखा नहीं है इसलिए फील नहीं हो रही, ये सिर्फ स्क्रॉल बार से आपको पता चल रहा है। तो ये वो जो बैकग्राउंड होगी वो फिक्स हो जाएगी और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी एज इट इज़ जो है वो स्क्रॉल होती रहेंगी। अगला काम हम ये करेंगे कि अब इसके अंदर एक हेडर बनाएंगे। हेडर बनाने के लिए डेफिनेटली सबसे पहले आपको एक डिव लगानी पड़ेगी। अब ये कंटेनर जो है ये पेरेंट होगा, ये सारी चीज़ों को अपने अंदर कंटेन रखेगा। इसके अंदर चूँकि चाइल्ड बनाना है तो चाइल्ड के लिए एक स्टेप आगे आ जाएं और एक डिव लगाएं, और इस डिव को जो आपने क्लास देनी है अज्यूम दैट आप उस क्लास का नाम हेडर दे देंगे। लेकिन ये डिव कहाँ लग रही है, कितने साइज़ की होगी, उसके लिए इसको थोड़ा सा आपको CSS देनी पड़ेगी। तो नकल अकल से करनी है, ये नहीं करना कि कॉपी पेस्ट करें और नाम चेंज ना करें, ऐसा अक्सर मेरे साथ भी होता है। तो इसकी विड्थ भी 100% होगी, बट ये जो हेडर है ये इतना बड़ा नहीं होगा, इसको तकरीबन हम लोग 200 पिक्सल हेडिंग देंगे। और इसी तरीके से इसको भी हम मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये सेम नहीं है तो इसको मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देता हूँ ताकि यहाँ से पता चल जाए कि ये रेड हो गया, बल्कि रेड को आप 200% कर लें और इसको आप 100% कर लें।
और 105 कर लिया और इसको हमने तकरीबन 10% कर दिया, या 105 ही कर लें, चलें इसका एक नया कलर बन जाएगा, ब्राउन बन जाएगा, या 10% कर लें ताकि ये कलर की टोन जो है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ हो इसकी। तो ये देखिएगा कि ये डिव आपकी यहाँ लग गई। लेकिन ये डिव जो है इसको हम 85% नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो कंटेनर है ये पूरी स्क्रीन का 85% था, लेकिन ये जो हेडर है ये इस कंटेनर का 85% है, इसलिए इसे हम 100% ही करेंगे, इसको 85% नहीं रखेंगे। यानी ये जो हेड, इससे मुराद ये है कि ये जो आपका हेडर है ये आपके इस कंटेनर का 100% हो। तो आपने ये हेडर लगा लिया। मैं एक काम और करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ जैसे मैंने वो टेम्पलेट आपको दिखाया कि वहाँ पे हेडर जो था वो थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म में था, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हेडर है ये थोड़ा सा सर्कुलर, इसके कॉर्नर्स जो हैं ये थोड़े से गोल हो जाएं। तो इस काम के लिए मैं यहाँ पे एक कमांड लगाऊंगा, बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस को मैं अप्रॉक्सीमेटली 30 पिक्सल कर दूंगा। तो 30 पिक्सल करने का एडवांटेज ये होगा कि ये देखिएगा कि ये थोड़ा सा गुलाई में चला गया। हेडर के बाद अगला काम मुझे ये करना है कि मुझे इस हेडर के अंदर एक इमेज देना है। तो इमेज देने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने हेडर की एक डिव लगाई है, इस हेडर की डिव में मैं इमेज का एक टैग दूंगा। इमेज में आपको पता है कि सबसे पहले आपको सोर्स देना, तो सोर्स देने के लिए तो एक ऑलरेडी बना हुआ इमेज जो है, एक हेडर जो मैंने उस प्रोजेक्ट में लगाया, उस प्रोजेक्ट में बना हुआ हेडर मैंने टाइम सेव करने के लिए मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, और यही हेडर जो है ये मैं यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने यहाँ इमेज और सोर्स में मैंने ये जो हेडर है इसको अप्लाई कर दिया। लेकिन अब देखिएगा कि ये हेडर जो है ये साइज़ में हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, तो ये स्क्रीन से आउट हो रहा है, और ये देखें ये रिस्पॉन्सिवनेस वाली जो बात है वो नहीं आ रही। सबसे पहले तो मुझे इसकी विड्थ देनी है। विड्थ 1366 पिक्सल है, लेकिन इस विड्थ को मैं 100% दूंगा। ठीक है जी। अब जब मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करूंगा तो ये देखें ये इमेज जो है, लेकिन ये हाइट में पूरा नहीं आ रहा। तो दूसरा काम हम ये करेंगे कि इसकी जो हाइट है वो भी आप 100% में दे देंगे। विड्थ भी 100% कर दी और हाइट भी 100% कर दी, उससे ये होगा कि ये इमेज ऑटोमेटिकली उसमें पूरा आ गया। लेकिन वो डिव चूँकि गुलाई में थी और ये इमेज जो है ये गुलाई में नहीं है, तो इसके साथ भी आप वही करेंगे कि आप इसके साथ, लेकिन इसमें आपको अब CSS लगानी पड़ेगी। तो CSS लगाने के लिए आप यहाँ पे अब स्टाइल का टैग लगाएंगे, क्योंकि ये जो बॉर्डर रेडियस टैग है ये CSS का टैग है। तो आप जानते हैं कि इसके लिए आपने स्टाइल का टैग लगाना होता है ताकि आप इनलाइन CSS जो है वो लगा सकें। तो आपने बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल कर दिया, तो इसका एडवांटेज ये होगा कि आपका ये जो इमेज है ये भी सर्कुलेशन फॉर्म में आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक मेन्यू लगा दी जाए, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें एक और डिव लगानी पड़ेगी। चलें फ़र्ज़ करें मैं उस डिव का नाम जो है वो मेन्यू रख लेता हूँ, लेकिन इस मेन्यू के लिए आपको CSS भी करनी पड़ेगी। तो CSS के लिए आप अगर कॉपी पेस्ट कर लें तो ठीक है, आपने इसी क्लास को कॉपी किया पेस्ट किया, लेकिन आपका नाम लाजमी इसका चेंज करें। तो मैंने इसका नाम जो है वो मेन्यू रख दिया। विड्थ इसकी भी 100% है, लेकिन याद रखिएगा कि मेरी मेन्यू जो है ये मैक्सिमम कोई 40 पिक्सल होगी, 40 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन मार्जिन ऑटो और ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं। मैं यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा फिर चेंज कर लेता हूँ। यही जो मैंने टॉप पे कलर वाइट दिया था, यही वाइट कलर मैं इसको दोबारा दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा कलर का वेरिएशन आए। बाद में हम इन कलर्स को ख़त्म करते हैं। ये देखिएगा ये मेन्यू लग गई, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेन्यू टॉप से थोड़ी सी छोड़ी जाए। तो इसके लिए फिर आप एक काम करें, आप यहाँ पे इसके साथ मार्जिन टॉप का लफ्ज़ लगा दें और तकरीबन आप 10 पिक्सल जो है मार्जिन टॉप से छोड़ दें। उससे ये होगा कि आपकी मेन्यू जो है ये टॉप से थोड़ी सी छोड़ के लिख दी जाएगी। अगर आप 10 पिक्सल नहीं भी छोड़ना चाहते तो आप इस वैल्यू को कम भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमें इस मेन्यू के अंदर अपनी मेन्यू बनानी है, और मेन्यू चूँकि मैं आपको बनाने का तरीका बता चुका हूँ, तो वही तरीकाकार मैं मेन्यू का यहाँ अप्लाई करूँगा। मेरे पास ये मेन्यू बनी बनाई मौजूद है, तो मेरे पास जो मैंने सोर्स कोड बनाया है उसमें से मैं मेन्यू कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मेन्यू आप जानते हैं कि तो इस मेरी सोर्स फाइल में ये नैव की क्लास है और इसमें ये मेरे पास मेन्यू है। कुछ थोड़ी सी इसमें तब्दीलियाँ की हैं और वो मैं आपको बता दूँगा वो मेन्यू में तब्दीलियाँ मैंने क्या की।
तो मैं अपनी स्टाइल शीट में आके उस मेन्यू को पेस्ट कर लूँगा, तो ये इसकी CSS आ गई। और दूसरे नंबर पर मुझे उसकी कोडिंग चाहिए, तो आप परेशान ना हो, वो मेन्यू जो मैंने बनाने का तरीका दिया था वही मेन्यू जो है वो आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, मेन्यू में UL से लेके UL तक ये मेरे पास ऑलरेडी मेन्यू बनी हुई है, तो मैं इसी मेन्यू को अपनी सोर्स फाइल में मेन्यू की क्लास में जाके पेस्ट कर लेता हूँ। इसको सेव कर लें और सेव करने के बाद रिफ़्रेश करें, तो ये देखिएगा कि ये मेन्यू आपके पास आ गई। इसमें जो तब्दीली आई है वो क्या आई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें ज़रा CSS में जाएं, नैव लिस्ट स्टाइल टाइप नन, पैडिंग टॉप 10 पिक्सल। पैडिंग टॉप इसलिए कि मेन्यू थोड़ी ऊपर जा रही थी, तो मैंने इसको टॉप से इसकी पैडिंग जो है वो थोड़ी सी कम कर ली। दूसरे नंबर पे डिस्प्ले इनलाइन आपको पता है, कलर, बैकग्राउंड, टेक्स्ट डेकोरेशन आपको पता है, पैडिंग आपको पता है। हाँ, इसके साथ भी मैंने बॉर्डर रेडियस लगा दिया, तो बॉर्डर रेडियस की वजह से ये मेन्यू जो है ये गोल हो गई। और अगला काम मैंने ये किया कि इसके साथ बॉर्डर लगाया रेड कलर का, चूँकि इसका रेडियस था तो बॉर्डर भी सर्कल में चला गया। और दूसरा काम मैंने ये किया, होवर, जब इसके ऊपर कर्सर आए तो यही कलर रिवर्स कर दिए, यानी बैक फ्रंट का कलर बैक कर दिया और बैक का कलर फ्रंट कर दिया। इसी तरीके से वो मैंने जो शेड जो बॉर्डर था उसका कलर भी रिवर्स कर दिया। तो ये मेन्यू मेरे पास बन गई। अब मेन्यू के बाद मुझे इस स्क्रीन के दो हिस्से करने हैं, एक लेफ़्ट साइड बार और एक मेन बॉडी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए सबसे पहले तो मैं एक मेन बॉडी बनाऊँगा। तो मेन बॉडी बनाने के लिए मुझे सबसे पहला काम ये करना है कि एक डिव लगाऊंगा और इस डिव का नाम मैं एम बॉडी दे दूंगा। ये लो जी। अब ये मेन बॉडी क्या है, ये मेन बॉडी कहाँ बनेगी, इसके लिए CSS में जाएं और CSS में जाने के बाद ये मेन्यू थोड़ी सी नीचे ट्रांसफ़र कर लें, ये लो। और यही जो डिव है इसको फिर आप रिपीट, यही क्लास को आप फिर रिपीट कर दें। याद रखिएगा कि ये मेन बॉडी अगेन आपकी 100% है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि इसकी हाइट जो है वो आपने अप्रॉक्सीमेटली 500 पिक्सल रख ली। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि ये पता चले कि ये डिव जो है वो वहाँ पे लग रही है या नहीं लग रही। और बाकी वही बॉर्डर रेडियस, और लेकिन अगेन वही गलती कि इसका कलर जो है, इसकी जो नेम है वो आपने चेंज कर लेना। ये आपकी मेन बॉडी है जो आपने यहाँ पे लगाई है। तो ये देखें कि ये आपकी मेन बॉडी कहाँ पे लगेगी, ये जी, ये आपकी मेन बॉडी है। अब इस मेन बॉडी को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करना है। दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए फ़र्ज़ करें, अभी ये वो उसकी चाइल्ड होगी इसलिए थोड़ा सा अंदर लगा लिया। फ़र्ज़ करें हमने पहली जो डिव लगानी है वो लेफ़्ट लगानी है, और दूसरी जो डिव लगा, पहली हमने एक डिव लगाई और उसको क्लास लेफ़्ट दे दी, और दूसरी को अज्यूम दैट कि हम क्लास जो है वो राइट दे देंगे। दोबारा CSS में चले जाएं। CSS में जाने के बाद इसे ही कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर लें। बट अब ये चूँकि लेफ़्ट है, ये क्लास लेफ़्ट है, आप फ़र्ज़ करें कि इसको 20% जो है लेफ़्ट को विड्थ देंगे, हाइट इसकी 500 रहेगी, कलर चलें इसका सेम ही रहने दें, और मार्जिन और ऑटो और ये सारी चीज़ें एज़ इट इज़ रहेंगी। और उसके बाद इसी क्लास को फिर पेस्ट कर लें, और पेस्ट करने के बाद आप 80% उसकी विड्थ कर लें, और बाकी सारी चीज़ें यही रहेंगी। कलर थोड़े थोड़े चेंज करते जाएं ताकि पता चलता रहे कि ये सेम नहीं है, कोई थोड़ा सा फ़र्क है। ये लें, अब ये दोनों लेफ़्ट और राइट लग गए। इस क्लास का नाम राइट कर लें, और ये देखें ये दोनों क्लासें, मैंने कलर कोडिंग थोड़ी सी चेंज की है। तो ये, लेकिन एक प्रॉब्लम आई कि ये मैंने मेन बॉडी लगाई, ये मैंने साइड बार लगाई, यानी लेफ़्ट, ये राइट, लेकिन ये देखें ऊपर नीचे आ रही हैं। तो ऊपर नीचे आने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए, इसके साथ आप फ्लोट लेफ़्ट कर लें, और ये जो अगली डिव है इसके साथ आप फ्लोट राइट कर लें, ताकि ये एक दूसरे के पहलू पे पहलू जो है चलती रहे, यानी फ्लोट और राइट। ये लें, इसको आप सेव कर लें। तो अब ये देखिएगा कि ये दोनों डिव्स जो हैं ये एक दूसरे के बराबर बराबर आ जाएंगी। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर लें, ये 20% है और वो 80% है, चलें आप 80% की बजाय या उसको 19 कर लें, 1% जो है उसमें से कम कर लें, ताकि उसमें जो थोड़ा सा इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्रिएट रहे। अब बाकी अगर आप चाहें तो, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनको आपने मार्जिन टॉप नहीं देना, ये उसके टॉप से ही शुरू होंगी, इनको आपको मार्जिन टॉप देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको तो आपने टॉप इसलिए दिया कि वो मेन्यू के साथ ना जुड़े, यानी ये डिव जो है ये ब्लू नज़र आ रही है, ये मेन्यू के साथ ना जुड़े।
तो इनको मार्जिन टॉप देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी इस तरीके से बन गई। हमने हाइट बहुत ज़्यादा रखी हुई है तो इसलिए वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको रखी थी इसको, बल्कि आप एक दफ़ा फुटर बना लें फिर आगे चलते हैं। तो फुटर बनाने के लिए एक काम करें कि दोबारा से, लेकिन एक अब आपको ख़्याल ये रखना है कि ये डिव जो है मेन बॉडी, जब ये मेन बॉडी बंद होगी देन इसके बाद आप डिव लगाएंगे। ये ख्याल आपको ख़ास तौर पर रखना है जब डिव्स लगाएंगे, कौन सी डिव कहाँ स्टार्ट होगी, कौन सी डिव कहाँ क्लोज़ होगी, इन बातों का आपको खुसूसी तौर पर ख्याल रखना है, वरना सारा लेआउट जो है वो बिगड़ जाएगा, आपस में खिचड़ी बन जाएगी और समझ नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है। ये लें जी, एक फुटर लग गया, लेकिन उसके लिए आपको अगेन एक ये मेन बॉडी को ही कॉपी कर लेते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती जो मुझसे भी अक्सर होती है कि जैसे ही कॉपी करके पेस्ट करें सबसे पहला काम उसका नाम चेंज करने का करें। तो फुटर जो है वो 100% विड्थ हो गई और इसकी हाइट हम बहुत कम रखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली को 50 पिक्सल रखेंगे, मार्जिन ऑटो रख लेंगे, बॉर्डर रेडियस 30 रख लेंगे और मार्जिन टॉप जो है वो भी आप 5 पिक्सल रख लेंगे। और इसको जो है वो कोई मुनासिब सा कलर रख लें, इसको 10 रख लें, इसको तकरीबन 70 रख लें और इसको तकरीबन 0 कर लें। ये एक कलर बन गया। ये मैंने जानबूझ के कलर इसलिए बनाया ताकि मुझे पता चलता रहे कि ये फुटर जो है ये मेरा नीचे चल रहा। अब ये आपको मैंने चूँकि बताया था कि हाइट इसलिए लगाते हैं कि अगर हाइट नहीं लगाएंगे तो वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब अगर हाइट यहाँ से ख़त्म करूँगा तो इसका नुकसान नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लग गई हैं। अब ये जो कुछ बोंगे से कलर हमने लगाए हुए हैं वो हम ख़त्म कर देंगे। अज्यूम दैट कि ये जो मेन बॉडी के पीछे बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ इसलिए लगाया था कि हमें पता चलता रहे कि जो हम काम कर रहे हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा। और इसी तरीके से अगर आप कंटेनर का कलर भी ख़त्म करना चाहें तो वो भी आप ख़त्म, लेकिन चलें कंटेनर का कलर हम ख़त्म नहीं करते, लेकिन अब ये और ये इन दोनों का कलर जो है वो भी, और फुटर का कलर भी वही कर देंगे जो मेन्यू का कलर है, ताकि सारे कलर जो हैं वो एक जैसे हो जाएं। ये जो 3 रंगों के चावल बने हुए हैं ये ख़त्म हो जाए। तो लेफ़्ट साइड बार का कलर जो है ये भी सेम हो जाएगा और इसी तरीके से जो राइट साइड बार है इसका कलर भी सेम हो जाएगा और इसी तरीके से जो फुटर है इसका कलर भी आपका सेम हो जाएगा, क्योंकि हमारी कोशिश ये थी कि डिफरेंट कलर्स लग जाएं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ लग रही है और कहाँ कहाँ नहीं लग रही। अब अगर आप चाहें तो वो जो आपने कंटेनर को कलर दिया था, ये लो कंटेनर का कलर भी हमने सिर्फ इसलिए दिया था कि हमें पता चले कि हमारा कंटेनर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये लो, अब ये 60% है, इसको आप बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लें, वरना इतना आपके लिए काफ़ी है। और ये फुटर आ गया। अब अगला काम ये करना है, अब आसान हो गया, लेआउट आपका कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहला काम ये करूँगा कि ये जो साइड बार है इसके अंदर मैंने को 3-4 इमेजेस लेके उनकी मर्की चलानी है और यहाँ पे थंबनेल देने हैं। तो क्या करूँगा, अब मुझे कुछ मज़ीद इमेजेस चाहिए तो मैं दोबारा नकल मारूँगा। तो वो जो इमेजेस मैंने कुछ कॉपी किए हुए थे उन इमेजेस को मैं दोबारा से यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगा ताकि मेरा टाइम जो है वो थोड़ा सेव हो जाए। तो मैंने उन इमेजेस को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने लेफ़्ट साइड बार के अंदर मर्की चलानी है। लेफ़्ट साइड बार कहाँ है, अब ज़रा सोर्स कोड में वापस आएँ तो ये आपकी लेफ़्ट साइड बार है। लेफ़्ट साइड बार में आप एक काम करेंगे, काम ये करेंगे, सबसे पहला काम आप यहाँ पे मर्की चलाएँगे और मर्की का टैग आप लगाएंगे और उसके बाद आप जानते हैं कि यही टैग जो है ये आपका क्लोज़ हो जाएगा। और मर्की के अंदर आप सबसे पहला काम ये करेंगे, आप इमेज का टैग लगाएंगे ताकि ये इमेज आपका स्क्रॉल होता रहे और इमेज में ब्राउज़ और कोई एक इमेज जो है आप यहाँ पे मर्की का चूज़ कर लें। लेकिन अब प्रॉब्लम बट ये आएगा कि ये जो आपका इमेज है ये आपका बहुत बड़ा होगा। चलें पहले तो मर्की की डायरेक्शन वगैरह सेट करें, इसकी आप डायरेक्शन जो है वो डाउन कर लें और इसका जो आप बिहेवियर है, चले स्क्रॉल है, स्क्रॉल ही चलने दें ये। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये इमेज इतना बड़ा है कि ये स्क्रीन के ऊपर पूरा नहीं आ रहा। अब इसके लिए 2 मेथड आप इस्तेमाल करेंगे, या तो आप हर इमेज के साथ स्टाइल का टैग देंगे ताकि इसकी CSS लिख सके, और स्टाइल में सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि इसकी विड्थ जो है वो आप तय करेंगे कि कितनी होनी चाहिए। अज्यूम दैट कि मैं इसको भी पिक्सल्स में ही रखूँगा, मैंने इसको तकरीबन 200 पिक्सल्स रखा। और दूसरा काम ये करूँगा कि इसकी मैं हाइट रखूँगा इमेज की, कि तकरीबन इमेज की हाइट जो है ये भी आपकी 200 पिक्सल होनी चाहिए। एक तरीका तो हम ये इख्तियार करेंगे, दूसरा भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें ये इमेज जो है ये थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन अब याद है कि हमने उसकी हाइट पढ़ी थी। आपने इसकी हाइट जो है वो 500 पिक्सल कर देनी।
500 पिक्सल करने का फ़ायदा ये होगा कि फिर ये जो रास्ते में रुक रहा है ये रास्ते में नहीं रुकेगा, बल्कि ये पूरी की पूरी डिव के ऊपर जाके चलेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अभी इसके कॉर्नर्स भी गोल करने हैं, इसका मार्जिन भी सेट करना है, क्योंकि ये बिल्कुल दीवार के साथ लगकर चल रहा है, ये सेंटर में चलना चाहिए। तो ये सारे के सारे काम यहाँ अगर करना चाहें तो फिर हमें ये हर इमेज के साथ रिपीट करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं करते, हम एक और तरीका इख्तियार करते हैं। अब याद रखिएगा कि ये जिस डिव में लगे हुए हैं उस डिव का नाम, उस डिव की क्लास जो है वो लेफ़्ट है। ये लेफ़्ट क्लास वाली डिव के अंदर इमेजेस लगाए जा रहे हैं। आप स्टाइल में जाएंगे, अब यहाँ पे आपने लेफ़्ट लगाया हुआ। अब आप एक और काम करेंगे, उसे कहेंगे कि ये जो लेफ़्ट क्लास है, अगर इस लेफ़्ट क्लास में कोई इमेज लगे, ये लेफ़्ट क्लास में इमेज लगे, ये चीज़ हम मेन्यू में पढ़ चुके हैं कि पेरेंट और चाइल्ड का कम्बिनेशन आप चलाते हैं। लेफ़्ट क्लास के अंदर अगर इमेज लगे तो इमेज की पहली बात जो है वो विड्थ आपने 200 पिक्सल कर देनी, और दूसरा काम ये करना है कि आपने जो उसकी हाइट है वो भी आपने 200 पिक्सल कर देनी। तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने उसको बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल कर देना। इसका एडवांटेज ये होगा कि इसके कॉर्नर्स भी गोल हो जाएंगे और इसकी हाइट विड्थ जो है वो भी कंट्रोल हो जाएगी। तो अगला काम ये करें कि इसका मार्जिन जो है, बल्कि आप मार्जिन लेफ़्ट जो है अप्रॉक्सीमेटली 10 पिक्सल कर दें कि जो भी इमेज आएगा वो 10 पिक्सल लेफ़्ट से छोड़ के लिखा जाएगा। तो उसका एडवांटेज ये होगा कि ये ऑटोमेटिकली उस डिव के सेंटर में आना शुरू हो जाएगा। हाइट थोड़ी सी मुझे ज़्यादा फील हो रही है, नो प्रॉब्लम, हम इसको 180 पिक्सल कर देंगे। तो जो भी इमेज लगेगा वो 180 पिक्सल टॉल होगा। तो अब ये इमेज जो है बेहतर हो गया। तो एक इमेज और लगाना है, तो अब हमें सिर्फ एक काम करना है कि इसकी कोडिंग में जाना, और कोडिंग में जाने के बाद इस इमेज के बाद हमें एक ब्रेक का टैग लगाना है। ब्रेक इसलिए कि अगला इमेज अगली लाइन में शो हो। दोबारा से मैं फिर इमेज का टैग देता हूँ। अब इस टैग के साथ आपको कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसकी CSS में जाके ये सारी चीज़ें दे आए हैं। आपको सिर्फ इमेज और इमेज का सोर्स जो है वो आपको देना पड़ेगा। ये फ़र्ज़ करें आपने ये इमेज जो है आपने दे लिया, या ये सेव करें इसे, और सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश कर लें, तो ये देखिएगा ये आपके 2 इमेजेस आने शुरू हो गए। और इसी तरीके से आप 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें। चले, मैंने यही चीज़ फिर दोबारा से कॉपी करनी है, और कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट कर देना। सॉरी, इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर दूँगा, और मैं यहाँ पे इमेज जो है वो चेंज कर लेता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे कोई और कैटेगरी का इमेज लगा देता हूँ। ब्राउज़, और ब्राउज़ में अज्यूम दैट मैंने ये इमेज लगा दिया। इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखें अब ये आपके इमेजेस जो हैं यहाँ पे साथ साथ स्क्रॉल होने शुरू हो गए। अगला काम मुझे ये करना है कि इस होम पेज के लिए मुझे ये जो मेन बॉडी है, इस मेन बॉडी के अंदर मैंने कुछ थंबनेल्स लगाने हैं। उन थंबनेल्स के अंदर फिर मैं अपने इमेजेस लगाऊंगा। तो थंबनेल लगाने के लिए पहले स्टाइल शीट में जाएं, और स्टाइल शीट में जाने के बाद एक थंबनेल की क्लास जो है उसको असाइन कर लें। तो ये थंबनेल है। थंबनेल की क्वालिटी ये होगी कि इसकी जो विड्थ है, मैंने आपको बताया था कि थंबनेल्स को हम कोशिश करते हैं कि परसेंटेज में ना रखें। इसकी विड्थ भी 200 पिक्सल होगी, और इसकी जो हाइट है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 200 पिक्सल होगी। अगला काम हम ये करेंगे कि इसको बैकग्राउंड नहीं देंगे, बल्कि इसको चारों तरफ बॉर्डर देंगे। पहली बात ये है कि बॉर्डर आपका सॉलिड होना चाहिए। दूसरी बात 2 पिक्सल का होना चाहिए। चलें, मैं यहाँ डायरेक्ट कलर की कोडिंग की बजाय डायरेक्ट कलर का नाम दे देता हूँ। अब ये थंब कहाँ लगेगा? सोर्स कोड में जाएं। अब चले जाएंगे आप राइट वाले एरिया में, यानी वो डिव जो राइट साइड बार के लिए बनाई गई है। अब दोबारा यहाँ पे एक डिव लगाएं, ये इसकी चाइल्ड होगी, और हमने उसका क्लास का नाम रख दिया है थंब। ये डिव कहाँ लगी है, इसका रिज़ल्ट क्या है, ये देखिएगा। लेकिन इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है कि ये एक तो ये कि इसके कॉर्नर्स जो हैं वो गोल नहीं है। तो इसके साथ भी वही सलूक करेंगे जो बाकी सबके साथ करते आ रहे हैं, कि हम इसका भी बॉर्डर रेडियस, थंबनेल का भी बॉर्डर रेडियस जो है वो 30 पिक्सल कर देते हैं। तो ये थोड़ी सी सर्कल में आ जाएगी। अगला प्रॉब्लम, ये टॉप पे और लेफ़्ट पे जुड़ी हुई है। हम बल्कि मैं एक और आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने इस थंबनेल को 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा जो है वो रिपीट भी करना है, ये ले, क्योंकि मैंने इसके अंदर मुख्तलिफ इमेजेस लगाने हैं। लेकिन ये देखिएगा ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करेगी, मुझे इसको नीचे की तरफ नहीं लेके आना। तो आप जानते हैं कि इसके लिए हम इसकी CSS में जाएंगे, और CSS में जाने के बाद इसके साथ फ्लोट लेफ़्ट का इस्तेमाल करेंगे कि इनमें से हर डिव जो है वो एक दूसरे के लेफ़्ट में आती जाए।
तो ये लेफ़्ट में आ जाएगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, टॉप से भी जुड़ी हुई हैं, लेफ़्ट से भी जुड़ी हुई हैं। तो इस काम के लिए हम ये करेंगे कि इसके साथ मार्जिन कमांड यूज़ करेंगे। हम इसको 10 पिक्सल सराउंडिंग में चारों तरफ टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट हम इसको 10 पिक्सल की जो है वो मार्जिन देंगे। अब चूंकि ये रिस्पॉन्सिव है, तो रिस्पॉन्सिव का फ़ायदा ये है कि जब ये देखें, ये आपको 1 2 3 4 थंबनेल नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको रिड्यूस करेंगे 3 हो गए, जैसे रिड्यूस करेंगे 2 हो गए, और जैसे रिड्यूस करेंगे ये ऑटोमेटिकली 1 रह गया। कुछ प्रॉब्लम्स और अभी आ रही हैं, उनको हम देखते हैं, लेकिन हम पहले इनके अंदर इमेजेस लगा लें। अब ये जो थंबनेल लगाई है इसके अंदर मैंने इमेज लगाना है, तो चलें वही इमेज वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये लें, इस इमेज को हमने यहाँ से कॉपी किया और इसी थंबनेल के अंदर हमने पेस्ट कर दिया। बल्कि यूँ करें कि इसमें पहले इमेजेस कुछ दूसरे डिफरेंट लगा लें, तो ब्राउज़ और सबसे पहले हमने ये फैंसी इमेज लगाया। अब इसी तरीके, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि जैसे ही आप इसको रिफ़्रेश करेंगे, ये देखिए इमेज बहुत बड़ा है, क्योंकि और ये देखिए वो डिव के अंदर से शुरू अंदर से ही हुआ, लेकिन वो इतना बड़ा है कि वो बाहर निकल गया। अब मुझे तो इमेज कई दफ़ा लगाना है, मसलन एक इमेज यहाँ लग गया और दूसरा इमेज आप जानते हैं कि आपका यहाँ लगेगा, और इसी तरीके से 3 4 इमेजेस आप लगाएंगे, तो हम किस किस की इमेज की विड्थ सेट करते रहेंगे। ये ले, दूसरा यहाँ लग गया, तीसरा इमेज आपका यहाँ लग गया, और चौथा इमेज जो है वो आपका यहाँ लग गया। अब फैंसी 1 और फैंसी 2 और फैंसी 3 और फैंसी 4, ये 4 मुख्तलिफ़ किस्म के इमेजेस हैं। तो ये तो एक एक इमेज को फिर मैं हाइट विड्थ देता रहूँगा। तो ये राइट क्लास है। तो जिस तरह आपने लेफ़्ट क्लास के ऊपर एक सब क्लास बनाई थी कि जब मैं लेफ़्ट क्लास में इमेज लगाऊँ, यही काम आप कॉपी करें, लेकिन कॉपी करने के बाद इसको आप राइट क्लास के साथ देंगे। तो ये गौर तवज्जो से आपने इसका नाम जो है वो चेंज कर लेना कि राइट में अगर इमेज लगे उसके साथ भी यही सलूक करना है, लेकिन उसकी विड्थ जो है वो बेशक 200 पिक्सल कर ली जाए, उसके साथ भी बॉर्डर रेडियस किया जाए, लेकिन इसके लिए मार्जिन लेफ़्ट करना आपको ज़रूरी नहीं है। तो ये आपने राइट डिव और उसके साथ इमेज के, अगर जो मैंने राइट की क्लास डिव लगाई है राइट क्लास के साथ, अगर उसके अंदर इमेजेस लगें तो उनके साथ क्या सलूक करना है कि उनकी हाइट विड्थ भी मेंशन कर दो कि उसकी हाइट विड्थ 200 होगी और उसका बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल होगा। तो ये देखिएगा कि ये तीनों डिव्स जो हैं, तीनों इमेजेस जो हैं वो उसके अंदर पूरे आ गए। अब इसको रिड्यूस करके देखें तो ये ऑटोमेटिकली, अब अगर इनको परसेंटेज में दिया होता तो इन्होंने फिर ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाना था, जो कि मैं नहीं चाहता। तो इसलिए हमने इनको पिक्सल्स में दिया, परसेंटेज में नहीं दिया। अब यहाँ ये प्रॉब्लम है कि जब आप इसको रिड्यूस करते हैं तो ये देखें, ये तो ठीक है, लेकिन ये देखें ये जो इमेजेस हैं ये नीचे दब रहे हैं, ये पूरे इमेज नज़र नहीं आ रहे। तो हम एक काम करते हैं कि जो इसके लिए हमने CSS दी है लेफ़्ट इमेज के लिए, ये देखें लेफ़्ट में इमेज, इसको हम लोग पिक्सल्स में नहीं रखेंगे, बल्कि इसको हम लोग परसेंटेज में रख लेंगे कि ये इमेज जो है अप्रॉक्सीमेटली 90% होगा, यानी जो लेफ़्ट पे इमेज लगा हुआ ये पूरे डिव का 90% होगा। तो ये देखें 100% की ये वाइट डिव है, ये जो पीछे लगी हुई, और इमेज 90% है। और इसका एडवांटेज ये होगा कि जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो ये देखिएगा ये इमेज जो है ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता जा रहा है, लेकिन अब उनकी हाइट जो है वो थोड़ी सी ख़राब होगी, क्योंकि अगर इमेज की विड्थ जो है वो कम हो रही है तो हाइट भी कम होनी चाहिए। तो इसके लिए फिर आप इसके लिए हाइट जो है 180 पिक्सल की बजाय आप हाइट, या तो हाइट का टैग ख़त्म कर दें या फिर हाइट के टैग को ऑटो में कन्वर्ट कर दें। इसको पिक्सल्स में ना रखें बल्कि इसको ऑटो कर दें। तो ऑटो का एडवांटेज ये होगा कि फिर ये ऑटोमेटिकली जितनी जो है वो हाइट, ये देखिएगा अगर विड्थ ज़्यादा है तो बल्कि इसको आप ऑटो की बजाय हाइट को 100% कर दें कि हाइट जो है वो हर हाल में 100% रहनी चाहिए। तो जब ये फुल स्क्रीन है तो इमेजेस की आप हाइट विड्थ देख रहे हैं, लेकिन जब आप इसको रिड्यूस करेंगे तो ये देखिएगा हाइट के साथ साथ उनकी विड्थ जो है वो भी कंट्रोल हो रही है। जी, अब रह गया फुटर के लिए आप सोर्स कोड और ये फुटर वाली डिव में आप ये एक कंपनी का नाम लिख दिया करते हैं, कॉपीराइट 220/2020 निशात लीलन फैसलाबाद पाकिस्तान। इसमें एक ये रिज़र्व वर्ड है, ये इसके अंदर HTML के अंदर आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप एम्परसेंड के साथ कॉपी लिखेंगे तो ये साथ में लिख दिया जाएगा। ये कॉपी जो है ये C लिखने का बायस बनता है, और ये सारा टैग जो है ये कोशिश करें आप H3 में लिखें ताकि ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। H3 स्टार्ट करें और H3 क्लोज़ कर दें।
इसको सेव करें और सेव करने के बाद देखें कि ये आपका H3 का टैग जो है ये यहाँ दे रहा है। तो इसको आपने मार्जिन वगैरह देना है तो वही बात कि या तो आप H3 के साथ इंटरनल CSS दे लें, आप स्टाइल का टैग इस्तेमाल करें। स्टाइल के टैग में एक तो आप इसका जो टेक्स्ट कलर है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दें। फ़र्ज़ करें कि मैंने सिंपल इसको रेड में रखना, बेशक इसको हैग्स में रख लें, इसको RGB अल्फ़ा में देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टेक्स्ट जो है ये हो गया। और दूसरी बात ये है कि इसका जो मार्जिन टॉप है वो भी सेट कर लें कि ये टॉप से तकरीबन कोई 20 पिक्सल छोड़ के लिखे। और एक चीज़ इसके साथ और लिखी जाती है वो है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कि जो भी टेक्स्ट है वो स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में लिखा जाए। तो ये दो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप इनलाइन भी दे सकते हैं और अगर आप एक्सटर्नली देना चाहें तो ये एक्सटर्नली भी दे सकते हैं। तो ये ले मार्जिन जो है आप इसमें इस तरह करें कि ये मार्जिन की बजाय पैडिंग लिख दें, पैडिंग टॉप। या अगर पैडिंग टॉप भी नहीं देना चाहते तो फिर आप इसके साथ सिर्फ ब्रेक का टैग इस्तेमाल कर लें। ये जी, आप फुटर के अंदर पहले एक ब्रेक का टैग लगा लें और ब्रेक के टैग के बाद आप इसको लिख लें। तो ये देखिएगा, ये कॉपीराइट टू 2020 निशात लीलन फैसलाबाद पाकिस्तान, ये सी का सिंबल जो है ये आ गया। तो ये एक मुकम्मल जो है वो आपका रिस्पॉन्सिव लेआउट है। जब आप इसको रिड्यूस करते हैं तो ये देखिएगा 4 से 3 हो गई, 3 से 2 थंबनेल्स हो गई और 2 से 1, और जो लेफ़्ट साइड बार है उसकी हाइट और विड्थ दोनों जो है वो रिड्यूस हो रही हैं। आल्दो ये इतना अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस मौजूद हैं। तो घबराइए नहीं, इस काम के लिए आगे बूटस्ट्रैप आ रहा है। तो बूटस्ट्रैप आपके इन तमाम मसाइल का हल जो है बूटस्ट्रैप में मौजूद है। तो ये होम जो है ये इसको आप ये मेन्यू में ज़रा आएँ और होम में आपने index.html के नाम से इसकी मेन्यू जो है लिख ली है। इसलिए जब आप किसी भी पेज से होम पे आते हैं तो यही पेज आपका चल जाएगा। अब सिर्फ 2 रह गए आपके पेज, एक अबाउट अस का और एक कॉन्टैक्ट अस का। कॉन्टैक्ट अस में आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा देंगे, यूज़र जो है वो उस फॉर्म को फिल करेगा और आप तक सेंड हो जाएगा। और अबाउट अस में आप कोई भी लॉरम एप्सम डाटा जो है वो लिख सकते हैं, वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। कॉन्टैक्ट अस के लिए वो जो होम बनाई है उसी को एक दफ़ा सेव एज़ कर लें, क्योंकि सिर्फ ये मेन बॉडी में फ़र्क आएगा, बाकी तकरीबन सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। तो आपने ये जो सोर्स कोड इंडेक्स के नाम से बनाया है इसको आप सेव एज़ कर लें, इसी को एक डुप्लीकेट कर लें। इंडेक्स के अलावा इस फाइल का नाम जो है वो कॉन्टैक्ट रख लें। तो ये कॉन्टैक्ट के नाम से बन गई। और इसी तरीके से एक अबाउट अस चाहिए तो ये काम यहाँ भी कर लें कि इसी फाइल को दोबारा से सेव एज़ कर लें और सेव एज़ करने के बाद इसको अबाउट के नाम से इस फाइल को सेव कर लें। 3 फाइल सेव हो गई। लेकिन एक काम और कर लें कि मेन्यू में ये चीज़ दे दें कि जब आप इस वक्त आप इंडेक्स फाइल में बैठे हैं, जब आप अबाउट अस पे होंगे तो आप about.html पे मूव कर जाएंगे, और जब आप कॉन्टैक्ट अस पे होंगे तो contact.html पे मूव कर जाएंगे। बल्कि ये करें कि यही 2 लाइनें जो हैं उन 2 फाइल्स में भी कॉपी कर लें, क्योंकि मेन्यू एक जैसी होनी चाहिए सबकी, वरना लिंकिंग जो है वो फिर ठीक नहीं रहेगी। ये देखें, वही 2 लाइनें यहाँ भी पेस्ट कर ली। और इसी तरीके से अगर आप अबाउट में जाते हैं तो अबाउट में भी आपको यही करना है कि ये 2 फाइल्स की लिंक जो है, यानी जब आप अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो about.html फाइल चल जाए, और जब कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो contact.html। और होम पे आप जानते हैं हमने index.html जो है उसको क्रिएट किया हुआ। अब सबसे पहले हमें कॉन्टैक्ट वाली फ़ाइल को दुरुस्त करना। यहाँ पे हम ये करेंगे कि ये जो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हमने ये जो बॉडी के अंदर डाटा है इसको ख़त्म कर देंगे, यानी ये जो राइट वाली डिव्स हैं और थंबनेल्स हैं ये सिर्फ ये ख़त्म हो जाएंगी और सिर्फ एक राइट वाला बॉक्स लग जाएगा। तो इसका ज़रा एक दफ़ा प्रीव्यू देख लें। जब आप contact.html पे जाएंगे तो ये देखें ये मेन बॉडी जो है ये आपकी खाली होगी। अब हमने ये करना है कि इसके अंदर एक फॉर्म लगाना है, लेकिन जब फॉर्म लगाएंगे डेफिनेटली वो टॉप और लेफ़्ट कॉर्नर पे आएगा, तो क्यों ना इसके अंदर एक और डिव लगा दी जाए। तो यहाँ पे मैं एक डिव लगाता हूँ और इस डिव को मैं चलें फॉर्म का नाम ही दे देता हूँ। इसके अंदर मैं एक कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाऊंगा, लेकिन इससे पहले ये जो डिव लगाई गई है इसके लिए कोई हाइट विड्थ जो है वो आप मेंशन कर लें। तो आप उसे कहेंगे कि एक फॉर्म नाम की डिव है, और इस फॉर्म की डिव जो है उसकी विड्थ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आप चलें 80% कर दें, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिव लेआउट बना रहे हैं। और इसकी जो हाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली आप 400 पिक्सल कर दें।
और फ़िलहाल कि ये डिव लग रही है या नहीं लग रही, कहाँ लग रही है, इसको टेम्परेरी तौर पर एक कलर दे के देख लेते हैं, और अगर जब ये फ़ाइनल हो जाएगी तो फिर हम इसका कलर जो है वो रिमूव कर देंगे। ये लें जी, ये फॉर्म के नाम से डिव लग गई, और आप जानते हैं कि आपने इसको कॉन्टैक्ट वाली फ़ाइल में राइट जो आपने साइड बार लगाई है या राइट बॉक्स लगाया है उसके अंदर आपने इस डिव को प्लेस किया है। तो इसको आप रिफ़्रेश करें तो ये देखें ये डिव आपकी एक लग गई। अब अगला काम ये करेंगे कि इस डिव से पहले, यानी जब आपने ये फॉर्म के लिए डिव लगाई है, तो वैसे तो इसको मार्जिन भी दिया जा सकता है, लेकिन चलें आसान काम कर लें कि एक ब्रेक का टैग लगा दें कि ये थोड़ा सा टॉप से छोड़ के ये डिव जो है ये आपको नज़र आए। और उसके बाद अगला काम ये करना है कि इसका जो मार्जिन है, मार्जिन जो है वो ऑटो कर लें ताकि ये टेक्स्ट के सेंटर में चली जाए, और दूसरे नंबर पे आप इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लें ताकि जो कुछ भी इसमें लिखा जाए वो टेक्स्ट के सेंटर में आ जाए। ये लें जी। अब इस डिव के अंदर क्या करना है, इस डिव के अंदर सबसे पहला काम आपको ये करना है कि फॉर्म की डिव के अंदर आपने एक H1 का या H2 का टैग लगाएं और इसमें लिख दें कि आप कॉन्टैक्ट अस। ये लें जी। अब ये हेडिंग जो है ये आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के नाम से शो हो जाएगी। अब इसके नीचे आपको एक फॉर्म लगाना है, तो इसके अंदर आएँ आप, बल्कि ये इसके पैरेलल रखें, डिज़ाइन में आएँ, इंसर्ट में आएँ, फॉर्म में आएँ, और अब आप एक फॉर्म जो है वो ऐड कर दें। अब याद रखिएगा इस फॉर्म के अंदर जो है वो आप ये सारा कुछ जो है लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इंसर्ट फॉर्म को फर्दर खूबसूरत करने के लिए इसके अंदर एक टेबल लगा लें। उस टेबल की 4, 5, 6 जितनी चाहिए रोज़, और 2 कॉलम्स इसके होंगे, ओके कर दें। ये आपका टेबल लग गया। अब इस टेबल में सबसे पहले आपने नाम लिखना है, उसके बाद फ़र्ज़ करें आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद आप ज़रूरत पड़ेगी तो कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, उसके बाद आप जो भी अबाउट या डिस्क्रिप्शन या जो कोई पूछना चाहता है, जो उसकी क्यूरी है वो पूछेंगे उससे, और उसके बाद जो है वो आप एक बटन लगा देंगे। तो ये एक रो मेरा ख़्याल है कि खाली, इसको डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, इंसर्ट, फॉर्म, और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स देंगे जिसमें अब नाम पूछा जाएगा। ये लेबल जो है ये डिलीट कर दें। और इसी तरीके से ईमेल एड्रेस है, इसके लिए आप इंसर्ट और फॉर्म और ईमेल एड्रेस, लेबल इसके लिए भी आप बेशक डिलीट कर दें। और उसके बाद जो है वो इंसर्ट और फॉर्म, और ये नंबर है, इसके लिए आप नंबर वाला फील्ड ऐड कर दें क्योंकि आपने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ गेट करना। और उसके बाद अबाउट है, अबाउट के लिए इंसर्ट, फॉर्म और एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो आप लगाएंगे। फर्दर फिर हम इसकी जो है वो हाइट विड्थ कंट्रोल कर लेंगे, टेक्स्ट एरिया। और आखिर पे जो है वो आप एक सबमिट का बटन लगाएंगे, तो यहाँ पे आप क्लिक करें, इंसर्ट, फॉर्म और सबमिट का बटन। अब ये बाकी हेडिंग हैं तो इनको भी हेडिंग बना लें। तो इसके लिए आप कोड में आएँ, और ये जो पहला लेबल है या तो इसको भी नॉर्मल कर लें, ये देखें ये ईमेल था, इसको भी आपने TH शुरू किया और TH क्लोज़ कर लिया, सो दैट ये हेडिंग बन जाए, सेंटर में आ जाए और थोड़ा बोल्ड हो जाए। TH ये लेबल्स हैं, लेबल को आप सबको हेडिंग बना लें। और ये जो पहला लिखा हुआ है ये इसने TH बनाया हुआ है, इसको TD बना लें। ये जब मैंने टेबल इंसर्ट किया तो उसमें फिर गलती से वो टॉप रो जो है वो सिलेक्टेड रह गई। ये लें जी, तो ये आपका फॉर्म आ गया। तो फॉर्म के लिए आप बैकग्राउंड कलर मैंने आपको बताया था कि हमने टेम्परेरी तौर पे दिया था, वो हम डिलीट कर लेंगे। ये जो आपने टेक्स्ट एरिया दिया, टेक्स्ट एरिया के साथ आप एक काम कर लें, इसको आपने कॉलम्स की तादाद जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 45 कर लें, और उसके बाद जो रोज़ की तादाद है वो आपने 5 करनी है। तो ये क्यों किया, इसका प्रीव्यू में आपको पता चल जाएगा। ये देखिएगा, ये अबाउट है। उसके बाद आपने सबमिट का बटन है, सबमिट की जगह पे आप वैल्यू में कुछ भी दे सकते हैं, मसलन आप लिख देंगे सेंड अस। तो ये आप जानते हैं कि जिस चीज़ की वैल्यू आप चेंज कर देंगे वो वही वैल्यू जो है वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये एक बड़ा अजीब सा कलर जो था वो हमने CSS में दिया था, इसको ये हम बैकग्राउंड कलर जो है ये रिमूव कर देंगे। तो ये एक कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म हो गया, ये लीजिए। लेकिन फॉर्म जो है वो बैकग्राउंड इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, तो अगर आप चाहें तो कलर रहने भी दे सकते हैं। बहरहाल एनीवे, तो ये कॉन्टैक्ट अस के जो यूज़र जो है थोड़ा सा टेबल मज़ीद डिज़ाइन व्यू में आए, और डिज़ाइन व्यू में आके इस टेबल को थोड़ा सा इक्वल कर लें ताकि ये मज़ीद खूबसूरत लगे आपको। ये लें। तो वैसे ये बैकग्राउंड ओवरऑल कोई जची नहीं है, तो हम एक काम करते हैं कि इमेजेस में जाते हैं, ये ब्रिक्स की जगह पे ये बैक वाली बैकग्राउंड लगा देते हैं।
तो अब सब जगह चेंज करनी पड़ेगी। तो इसका आसान हल ये है कि ये फ़ाइल जो है ब्रिक्स नाम की, चूँकि इसकी कोडिंग ब्रिक्स में लगी हुई है, तो दो तरीके हैं। या तो ये कि आप CSS में जाएं और CSS में जाके उसकी ब्रिक्स की कोडिंग को चेंज कर दें। यानी आपने CSS में गए और जो आपने बॉडी में ब्रिक्स लगाया हुआ है, ब्रिक्स की जगह बैक कर दें। एक तरीका तो हम ये इख्तियार करते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि हम ब्रिक्स वाली फ़ाइल को डिलीट करके इसी फाइल का नाम ब्रिक्स कर सकते हैं। तो बहरहाल एनीवे, तो ये इसको रिफ़्रेश करें, तो ये मेरा ख्याल है कि कंपैरेटिवली बेटर है, तो होम में भी और कॉन्टैक्ट अस में भी। तो बाकी अगर ये जो आपने ये बॉक्सेस लगाए हुए हैं, इनका कलर जो है वो अगर आप समझते हैं ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, ज़्यादा तेज़ है और थोड़ा फर्दर ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, तो 0.60 मेरा ख्याल इस्तेमाल हुआ, तो उसको आप 0.5 या 0.4 भी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये आपका कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म हो गया। तो जब आप होम से कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे तो आपका यूज़र जो है वो फॉर्म को फिल करेगा और फिल करने के बाद सेंड कर देगा। फ्रंट एंड पे सिर्फ आप इस फॉर्म को बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, इससे डाटा गेन नहीं कर सकते। जब हम बैक एंड में जाएंगे तो बैक एंड में फिर आपको पता चलेगा कि इसमें से जो डाटा आता है वो कैसे गेट होता है और वो कहाँ सेंड होता है और कहाँ सेव होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये PHP का बैक एंड का काम है। यानी जी, तो ये एक कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म लग गया। और उसके बाद अबाउट अस के अंदर भी आपने ये बॉडी में कुछ डाटा लगाया हुआ, तो about.html में जाएं और ये जो आपकी राइट साइड बार है इसके अंदर जो थंबनेल्स लगी हुई हैं इनको डिलीट कर लें। डिलीट करने के बाद सेव कर लें। ये आपकी जो है बॉक्स वो एम्प्टी हो जाएगा और एम्प्टी होने के बाद इसमें आप थोड़ा सा डाटा छोड़ के तो कुछ भी लिख सकते हैं। अज्यूम दैट मैंने यहाँ पे एक सबसे पहले H1 का टैग लिखा और H1 के टैग में मैंने लिख दिया है जी अबाउट अस। CSS में कोडिंग करने की तरफ नहीं जाएंगे, इनलाइन टैग ही इस्तेमाल कर लेंगे। इनलाइन से ये है कि आपको इसका स्टाइल और कलर, और इसका जो कलर आपने देना है वो यानी जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं इस टेक्स्ट को आप थोड़ा सा प्रोमिनेंट कलर दे देंगे। ये लें जी, अभी H1 का टैग है। उसके बाद आपने इसमें फिर से ब्रेक लगा ले। वैसे तो ये एक H1 जो है ये ख़ुद से एक ब्रेक लगाएगा, लेकिन आप चाहें तो एक ब्रेक का टैग जो है वो और लगा लें। अगर ब्रेक नहीं लगाना चाहते तो HR टैग भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें एक पैरा लिखना है आपको। तो हमारे पास नेट के ऊपर डमी कंटेंट्स होते हैं जिनको लॉरम इप्सम कहा जाता है। तो आप नेट से उस डमी कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। आपने गूगल में लॉरम इप्सम लिखना है, तो लॉरम इप्सम जो है वो कुछ डमी कंटेंट आपको दे देगा। तो फ़र्ज़ करें मैंने वो नेट से कॉपी किया और उसमें पेस्ट कर दिया, और उसके बाद दोबारा से एक पैराग्राफ का टैग लगाया और उस पैराग्राफ के टैग में अगेन लॉरम इप्सम का टेक्स्ट जो है वो प्लेस कर दिया, और मैंने इसको सेव कर लिया। ये मेरी अबाउट अस की फ़ाइल जो है ये प्रिपेयर होगी। ठीक है जी, ये टेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा लेफ़्ट पे और राइट पे बिल्कुल स्टार्ट से शुरू कर रहा है और स्टार्ट पे क्लोज़ कर रहा है। तो जैसे आपने कॉन्टैक्ट के लिए एक डिव लगाई थी ताकि फॉर्म जो है वो आपका सेंटर में रहे, तो ऐसा आप यहाँ भी कर सकते हैं। आपको याद है कि हमने फॉर्म के नाम से एक डिव लगाई थी। तो चले मैं इसी डिव को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। फ़र्क ये है कि इसको मैं 80% की बजाय 90% हाइट इतनी ही होनी चाहिए, और मार्जिन ऑटो और टेक्स्ट अलाइन सेंटर सारा एज इट इज़ रहना चाहिए। चलें फ़र्ज़ करें कि मैं इसका नाम फॉर्म की बजाय अबाउट कर देता हूँ। और अगला काम ये करेंगे कि जब आपने ये सेंटर वाली राइट वाली जो डिव शुरू करनी है, अब ब्रेक की ज़रूरत नहीं है सच, क्योंकि हमने जो काम करना था, अगर मार्जिन टॉप देना है तो वो भी दे सकते हैं, या अगर ब्रेक से काम लेना है तो भी ले सकते हैं। अब करना सिर्फ आपको ये है कि आपको सबसे पहले एक डिव लगा देनी है, और इस डिव का नाम आपने रख देना है अबाउट। ये क्लास लग गई और इसका नाम अबाउट, लेकिन इसको बंद यहाँ नहीं करना। तो इसको यहाँ से जब ये सारा कंटेंट आपका ख़त्म हो जाए तो ये राइट बंद हो रही है, इससे जस्ट पहले आपने इस डिव को बंद कर देना। तो इसका एडवांटेज ये होगा कि फिर ये टेक्स्ट जो है, लेकिन ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर फिर कुछ मुनासिब नहीं लग रहा। तो इसके लिए फिर आप स्टाइल शीट में जाएं और स्टाइल शीट में जाके ये जो टेक्स्ट अलाइन अबाउट की क्लास के लिए आपने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया था, इसको बेशक आप ख़त्म कर दें। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर से वो ये होगा कि फिर वो टेक्स्ट अलाइन राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो एक बॉक्स लगा दें। अब यहाँ भी एक ब्रेक का टैग हमने ख़त्म किया था, दोबारा फिर लगा देते हैं ताकि वो थोड़ा सा डाटा ब्रेक के साथ लिखा जाए। ये लें जी, तो ये आपका ये होम हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया। तो ये एक स्टैटिक
साइट जो है ये आपकी तैयार होगी, जो कि एक रिस्पॉन्सिव लेआउट पे बनी हुई है। यानी जब आप इसको रिड्यूस करते हैं तो ये स्क्रॉल बार नहीं बनने देती, बल्कि ये उसी तनासब से आपके डाटा को एडजस्ट करती रहती है। ये देखिएगा, अबाउट अस में भी देखिएगा कि टेक्स्ट जो है ये आपका ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता जाएगा। यानी अगर ये सेल फोन पे ओपन है तो भी कोई टेंशन नहीं है, अगर ये टैब पे ओपन है तो भी कोई टेंशन नहीं है, और अगर ये पीसी पे ओपन है तो भी कोई टेंशन नहीं है। अब एक आखिरी काम है जो आपने खुद से करके देखना है कि होम में आपने ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो थंबनेल्स लगाई हैं, अब चूँकि मैं एक फैब्रिक्स की वेबसाइट बना रहा हूँ, तो आप होम मैंने इसलिए रखा है कि होम में ये सारी मिक्सअप आ जाएंगी कि जी इसमें ये फ़लाँ ड्रेस है, ये फ़लाँ ड्रेस है। अब आप जैसे मैंने आपको सेव एज़ का बताया, ऐसे ही इंडेक्स वाली फ़ाइल को आप दोबारा से सेव एज़ करेंगे, और सेव एज़ करने के बाद एक ब्राइडल की फ़ाइल बना देंगे। और जब वो ब्राइडल की फ़ाइल बनेगी तो ये जो जिस तरह आपने इंडेक्स की राइट साइड बार में या थंबनेल्स में ये जो मिक्सअप इमेजेस लगाए हैं, इन मिक्सअप इमेजेस की बजाय आप यहाँ पे सिर्फ ब्राइडल इमेजेस लगा देंगे। फिर आप उसी फाइल को, यानी जो आपकी इंडेक्स वाली फ़ाइल है, इसको आप सेव एज़ कर लें। सेव एज़ करने के बाद उसका नाम पार्टी दे दें, और पार्टी ड्रेसेस में सिर्फ आपको इमेजेस चेंज करने हैं, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना। फैंसी ड्रेस में चले जाएं, उसमें इमेजेस चेंज कर दें, तो ये मुकम्मल एक वेबसाइट जो है ये आपकी बन जाएगी। होम के साथ आपने होम वाली फ़ाइल को आपने इंडेक्स दे दिया तो एक पेज ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये और छठा ये। तो अगर आप अपना सोर्स कोड देखेंगे तो उस सोर्स कोड में आपको ये 6, ये देखिएगा, एक फाइल 3 तो बन गई हैं, इंडेक्स, अबाउट और कॉन्टैक्ट, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ये 3 कोडिंग फाइल्स जो हैं ये यहाँ पे आपको और मिलेंगी, जिनमें से एक ब्राइडल होगी, एक पार्टी होगी और एक फैंसी होगी। तो इस तरीके से ये आपका प्रोजेक्ट जो है ये पूरे का पूरा तैयार हो जाएगा। बाकी ये सारा कोड जो है ये मैं कोशिश करता हूँ कि किसी गूगल ड्राइव वगैरह पे अपलोड कर दूँ। यानी ये जो पूरी साइट आप देख रहे हैं, तो इसके लिए ये जो कोड आपको मैंने बना के दिया है, यानी ये आपकी चारों पांचों फाइल्स, ये भी, बल्कि मैं ये जो मैंने आपको बताया कोशिश करता हूँ कि ये इन फाइल्स को भी, यानी ब्राइडल ड्रेसेस, पार्टी ड्रेसेस और फैंसी ड्रेसेस, इनके अंदर भी मैं इमेजेस डाल दूँगा। तो इस तरीके से ये जो, तो ये 4-5 फाइल्स और इसके साथ साथ जो CSS बनी हुई है और ये इमेजेस बने हुए हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारे का सारा डाटा एज इट इज़ जिप करके किसी गूगल ड्राइव वगैरह पे अपलोड कर दूँ। और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। यानी अगर आपको ये प्रोजेक्ट बनाने में थोड़ा सा मसला हो तो आप उस जो मैं लिंक आपको दूंगा उस लिंक पर जाके इस जिप फाइल को डाउनलोड कीजिएगा, अनजिप करके उसको कोडिंग को आप देख भी सकते हैं। और अगर इसमें फिर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए होगी तो इस कोड से आपको मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह इसको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर डाल देता हूँ। तो जैसा कि प्रॉमिस था कि हमारे इस चैनल की ये खसूसियत रहेगी कि सिर्फ कमांड्स ही नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी साथ साथ बनाते जाएंगे, ताकि आपको उन कमांड्स की अफादियत का पता चलता रहे और आप क्या करेंगे। आप किसी के सामने ये ना कह सकें कि जी कमांड्स तो मुझे आती हैं, लेकिन उन कमांड्स को इम्प्लीमेंट करना या उनकी मदद से क्या काम करना ये मुझे नहीं आता। तो याद रखिएगा, इसमें वक्तन फ़वक्तन जो है वो आपके ये मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स मज़ीद ऐड होते जा रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करने में 2 फ़ायदे हैं। एक, जो यूट्यूबर है उसका फ़ायदा है जो इस चैनल को चला रहा है, कि उसको इनकरेजमेंट मिलती है, उसको हौसला मिलता है कि मेरी ये काविश जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा रही है। लेकिन इसमें एक फ़ायदा आप लोगों का भी है, वो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि समटाइम ऐसे होता है कि मतलब मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं। अगर फ़र्ज़ करें एक किसी टॉपिक पे 50 वीडियोज़ डाली गई हैं, तो उन 50 वीडियोज़ में से 2 वीडियोज़ या 3 वीडियोज़ या 1 वीडियो रैंक हो जाती है। हो सकता है कि आप प्रॉपर तरीके से इस चैनल पे ना आए हों, बल्कि किसी वीडियो को, किसी एक रैंक वीडियो को देख के यहाँ तक पहुँचे हों। अज्यूम दैट यही वीडियो जो आप देख रहे हैं ये रैंक हो गई और ये आप तक पहुँच गई, लेकिन आप जानते हैं कि इस पूरे लेआउट को बनाने में बहुत सारी कमांडें पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर ये सिर्फ अकेली वीडियो आप तक पहुँची है तो हो सकता है कि आपको समझ ना आए कि इसकी बाकी वीडियोज़ कहाँ पड़ी हैं। तो जब आप चैनल को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उससे ये होगा कि जितनी पिछली वीडियोज़ हैं वो भी आपकी रिकमेंडेड लिस्ट में आनी शुरू हो जाएंगी, और इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं या किसी और टॉपिक से रिलेटेड मेरी ही बनाई हुई वीडियोज़ हैं वो आप तक प्रॉपर पहुंचना शुरू हो जाएंगी, आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। तो स्क्रीन के बॉटम साइड पे सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को, अगर आप मोबाइल फ़ोन पर यूज़ कर रहे हैं तब भी आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन नज़र आएगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो बॉटम में 2-3 जगहों पर सब्सक्राइब का बटन नज़र आता है। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, और अगर कहीं आपको बेल का आइकन नज़र आ रहा है तो बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें। उससे ये होगा कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ये आप तक पहुंचता रहेगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। आपका बहुत शुक्रिया।